Good evening, everyone. Welcome back to Tanu Chahar Academy. This is the episode number 36, where we are studying news for SSP, and you can also refer these news series for your serious and ND examination because we are studying from the basics. We are studying the static portion as well, we are studying the current portion as well. So, first, let me introduce myself. I am Tanu Chahar. I recently achieved All India Rank 35 in Series 2 2024. So today's topic is related to the mega trade deal, and why I am saying mega word because the partner which is involved is a block. It is a block which consists of 27 countries. तो हमारी जो डील हुई है वो किसी एक कंट्री के साथ में नहीं हुई है, अनलाइक द प्रीवियस ट्रेड डील जिसमें हमने एपिसोड नंबर 35 में पढ़ा था, अ ट्रेड डील प्रपोजल विद यूएसए. ठीक है. तो यहाँ पर इंडिया जो ट्रेड डील कर रहा है, इट इज अ डील विद 27 डिफरेंट कंट्रीज. तो यहाँ पर ईयू के साथ में ये ट्रेड डील का प्रपोजल जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. एंड नॉट जस्ट दिस न्यूज, in the end of this video you will get to know how to frame lecturate using these current affairs and using some static facts. तो बने रहिए एंड तक वीडियो को, कुछ भी मिस नहीं करना है, किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना है. एंड कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है एंड किस पार्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट लाइक यू. आई एम ऑल्सो लर्निंग एवरी डे, सो हेल्प मी टू इम्प्रूव माई सेल्फ. नाउ यहाँ पर जो डील है उसमें मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट लाइक फ्रॉम द न्यूज़पेपर इटसेल्फ मैंने वहाँ से ऐड किया है टू रिमेंबर दिस न्यूज़. अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि 27 कंट्रीज हैं ईयू में. ठीक है. ईयू इज़ अ ब्लॉक. ब्लॉक मीन्स इट्स अ ग्रुपिंग. यहाँ पर ईयू यूरोपियन यूनियन है, एंड यूरोपियन यूनियन में 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं. एंड ये जो डील साइन हुई है, एंड दैट वाज ऑन ऑल्सो ऑन द 27 जनवरी. ठीक है. तो ये एक कोइंसिडेंस है, इट्स अ कोइंसिडेंस कि यहाँ पर 27 कंट्रीज के साथ में एफटीए जो साइन हुआ है, एफटीए प्रपोजल जो साइन हुआ है वो 27 जनवरी को ही हुआ है. ठीक है. तो इट्स अ स्मॉल ट्रिक टू लर्न दिस डेट इफ यू वांट टू. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ से अब मैं 27 कंट्रीज की बात कर रही हूँ, तो थोड़ा आप मैप को भी देख के चलिए. मैप यहाँ पर आपके सामने, ये जो यूरोपियन रीजन है वहाँ ये मैप दिख रहा होगा. एंड इन दिस मैप यू कैन सी कि कुछ जो मेजर कंट्रीज हैं, जो मेजर यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. ठीक है. इनमें हम लोग समझेंगे क्योंकि यही चीज़ें जो हैं आप अपने लेक्चरेट में यूज़ कर सकते हो एज अ स्टैटिक पोर्शन. ठीक है. यूनाइटेड किंगडम नहीं है इसका पार्ट. बाकी नॉर्वे इज़ नॉट द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. बाकी जो जितनी भी ये येलो कलर्ड कंट्रीज है, ये सारी की सारी पार्ट हैं किसका, ईयू का. ठीक है. इट्स जस्ट अ मैप टू विजुअलाइज दीज थिंग्स. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस न्यूज़. अब स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले एक हम 26 जनवरी को हम देखते हैं कि देयर वर टू गेस्ट जो चीफ गेस्ट की तरह की बार हमारे कंट्री में आए. दे वर द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन. दे वर एक्चुअली द प्रेसिडेंट्स. तो यहाँ पर टू यूरोपियन चीफ गेस्ट अब की बार 77th रिपब्लिक डे पर इंडिया में आए थे. ठीक है. तो उनको कौन कौन थे, देयर नेम्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एसएसबी, बिकॉज यहाँ पर दोनों जो है वो हाई पोजीशंस होल्ड करते हैं इन द ईयू. ठीक है. फर्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल, his excellency Mr. Antonio Costa. So here you can see he is Antonio Costa, and who he is the president of European Council. ठीक है. यूरोपियन काउंसिल इज अ डिफरेंट थिंग एंड यूरोपियन कमीशन इज अ डिफरेंट थिंग. एंड सेकेंड पर्सन जो यहाँ पर आई थी वो थी प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, हर एक्सेलेंसी मिस उर्सुला वॉन्डरलैंड. ठीक है. तो यहाँ पर शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन. He is the president of European Council and she is the president of European Commission. And इन दोनों के names आपके लिए important है. And ये आए थे and they paid a state visit to India on from 25th to 27th January 2026. तो it means they attended 26th वाला Republic Day. 77th Republic Day पे इनको invite किया गया था by our Prime Minister. They attended the ceremony and not just this. ये लोग अपने साथ में एक हाई लेवल डेलीगेशन को भी लेके आए थे. अब क्या ज़रूरत पड़ गई इसकी? तो सेम एम उनका यही था कि जो एफटीए है, ठीक है, हाँ, वो एफटीए को कैसे भी प्रपोज किया जाए, उसके जो नेगोशिएशंस हैं उनको फाइनली कंक्लूड किया जाए. तो यहाँ पर दो मेन
पर्पस थे वो पूरे किए गए बाय दीज टू पीपल। सबसे पहले इनको अटेंड करना था जो हमारी रिपब्लिक डे सेरेमनी थी, उन्होंने ये अटेंड की। उसके बाद में दे ऑल्सो अटेंडेड अनदर थिंग, एंड व्हाट्स दैट, दैट इज द 16th इंडिया EU समिट। ठीक है, जो 27 जनवरी को हुई थी। अब 27 जनवरी को हुई है, इट मीन्स 26 को इन्होंने फंक्शन अटेंड किया, 27 को इन्होंने इंडिया EU समिट में पार्टिसिपेट किया। एक्चुअली दे को चेयर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा एंड प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन को चेयर्ड द 16th इंडिया EU समिट। ठीक है, ये एनुअल समिट है एंड इस बार ये न्यू दिल्ली में हुई एंड ये 27 जनवरी को हुई। एंड वहाँ पर इनका एम क्या था, लाइक व्हाट दे डिड, व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ दैट समिट। तो वहाँ पर इन्होंने जो इनकी कमिटमेंट है टू रेज द इंडिया EU स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इसको एक हायर लेवल तक ले जाने के लिए यहाँ पर इन्होंने कमिटमेंट्स को किया एंड इन पे मेन फोकस किया गया। ओके, इस समिट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है एंड इससे ही आपको निकल के आएगा कि FTA कब साइन हुआ एंड कब साइन होगा एक्चुअली। अभी जो प्रपोजल्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें प्रपोज की गई हैं। तो यहाँ पर मेन हाईलाइट जो इस EU समिट का था, इंडिया EU समिट का था, वो था FTA। ठीक है, तो जो लीडर्स हैं दे हेल्ड द सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ नेगोशिएशन ऑफ लैंडमार्क। अब यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि दे हैव साइंड अ ट्रेड डील, यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है दे हेल्ड द सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ नेगोशिएशंस ऑफ द लैंडमार्क इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पर अभी कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, इट्स जस्ट द कंक्लूजन ऑफ नेगोशिएशंस। एंड कौन सी नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग उन नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं जो 2007 से चल रही हैं, लाइक इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। हमने इंडिया एंड USA के बारे में कल जो न्यूज़ पढ़ी थी उसमें देखा था कि 13 फरवरी 2025 से जो नेगोशिएशंस थी वो स्टार्ट हुई थी, चल रही थी। एंड इस साल ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद उन्होंने क्या एक प्रपोजल या फिर एक फ्रेमवर्क सामने ला के रख दिया। बट यहाँ पर 2007 से EU के साथ में इंडिया FTA साइन करने की कोशिश कर रही है, दोनों साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगोशिएशंस चल रही हैं, बट ये कोई भी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए थे। बट अभी इस जियोपॉलिटिकल टर्मोइल के अंडर, अभी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो सारी कंट्रीज हैं दे आर ससेप्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रेड डिस्ट्रप्शन। दैट्स वाई हर कोई चाहता है कि एक ट्रेड डील को सिक्योर कर लिया जाए। एंड दैट्स वाई जो EU है वो सामने आया है कि इंडिया के साथ में जो ट्रेड डील है उसको जल्दी से जल्दी फाइनलाइज किया जाए, कंक्लूड किया जाए। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन हुआ है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो नेगोशिएशंस थी उसका कंक्लूजन हुआ है कि अब हम लोग एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने के लिए तैयार हैं। हम इसको साइन कर लेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड अगले साल से 2027 से ये एक्ट में भी आ जाएगा, लाइक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी जस्ट पढ़ा 27 को जो इंडिया EU समिट हुई थी उसका जो कंक्लूजन था, वहाँ पर सबसे मेन जो हाईलाइट था वो ये था कि यहाँ पर जो नेगोशिएशंस हो रही थी इतने इतने टाइम से, 2007 से जो नेगोशिएशंस हो रही थी उनको फाइनली कंक्लूड किया गया। एंड कंक्लूड करके हम एक एग्रीमेंट की तरफ पहुँच रहे हैं कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्दी ही साइन कर लेंगे। ओके, नाउ थोड़ी नेगोशिएशन हिस्ट्री के बारे में मैंने बता दिया तो और थोड़ा जान लेते हैं। 2007 में ये ओरिजिनली ये स्टार्ट हुआ था, ये चीज़ें स्टार्ट हुई, नेगोशिएशन स्टार्ट हुई, बात करना स्टार्ट हुआ। बट 2013 में अंडर द लीडरशिप ऑफ वन प्रेसिडेंट ऑफ EU इसको अबैंडन कर दिया गया। ठीक है, इन नेगोशिएशंस को कम्प्लीटली अबैंडन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कुछ डिसएग्रीमेंट्स थे ओवर द मार्केट एक्सेस एंड स्पेसिफिकली फॉर द ऑटोमोबाइल्स। आपको पता है कि जो यूरोपियन ऑटोमोबाइल्स हैं वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा महंगे रेट पर मिलती हैं क्योंकि टैरिफ्स बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। तो उस केस में यहाँ पर क्योंकि EU को उतना अच्छा मार्केट एक्सेस नहीं दिया जा रहा था, इसलिए इन नेगोशिएशंस को क्या कर दिया गया, अबैंडन कर दिया गया कम्प्लीटली इन 2013। पर बाद में इनको रिवाइव कर लिया गया टू रीच अ कंक्लूजन एंड हम अब देख सकते हैं कि दे हैव रीच्ड टू अ कंक्लूजन एंड ये एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जब एक FTA साइन होने वाला है। ओके, नाउ दिस इज अ टेबल, यहाँ पे आप एक कंप्लीट टेबल देख रहे हो, दिस इज फॉर इंडिया एंड दिस इज फॉर EU। ठीक है, अब क्या यहाँ पर मैंने आपको बताया है, जस्ट अ मिनट।
सो इन दिस टेबल यू कैन सी कि क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ में इंडिया को लोअर टैरिफ्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम लोग ईयू के साथ में जो ट्रेड करते हैं वहाँ पर कुछ ट्रेड आइटम्स ऐसे हैं जो लेबर इंटेंसिव हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हम लोग एफटीए की बात कर क्यों रहे हैं। तो एफटीए में होता क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इट मीन्स हम लोग कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट फ्री की तरह हो जाएगी। अब फ्री का मतलब क्या होता है कि सपोज दिस दीज आर टू कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे कोई गुड्स इस कंट्री में भेजने हैं, तो जो सबसे बड़ा बैरियर हमारे गुड्स के लिए होता है, सर्विसेज के लिए होता है, वो होते हैं टेरिफ्स, टैक्सेस, जो एक कंट्री लगाती है दूसरे कंट्री के गुड्स या सर्विसेज पर। ठीक है, अगर इन टेरिफ्स को हम लोअर कर दें, उनको कम कर दिया जाए, तो क्या होगा, हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इजीली इस कंट्री में हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। एंड सेम गोज फॉर दिस कंट्री एज वेल। तो यहाँ पर जो चीज़ें आप देख रहे हो कि अभी ये जो नेगोशिएशंस हुई हैं, इनमें यही होगा कि जितने भी टैरिफ्स थे पहले, ठीक है, या तो उनको रिड्यूस कर दिया जाएगा या कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। आप इस टेबल में देख सकते हो कि पहले जो एफटीए, अभी एफटीए जो ये प्रपोज किया गया है, इससे पहले जो इंडिया का मरीन सेक्टर था, ठीक है, मरीन सेक्टर में जो टैरिफ्स लगाए जाते थे बाय द ईयू, वो 26% तक थे। मतलब यहाँ से कोई भी मरीन सेक्टर की कोई भी अगर गुड्स या सर्विसेज जाती हैं, तो वो 26% तक फेस करेंगी टैरिफ्स। बट आफ्टर एफटीए उनको रिड्यूस कर दिया गया है, कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया है, अप टू 0%। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे जो ईयू है, उन्होंने काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली द लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स, लेबर इंटेंसिव क्या, इसमें ज़्यादा लेबर हमारी इन्वॉल्व है, इंडियन लेबर ज़्यादा इन्वॉल्व है, लाइक मरीन सेक्टर इज़ दैट। ठीक है, उसके बाद में लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर इज़ दैट, प्लास्टिक एंड रबर, टेक्सटाइल एंड अपैरल, ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी। तो इन सब में जो टैरिफ्स थे उनको ऑलमोस्ट रिड्यूस करके 0% तक कर दिया गया है। इसका मतलब हमारी जो चीज़ें हैं, अब वो जो यूरोपियन मार्केट है वहाँ पर इजीली लोग एक्सेस कर पाएंगे, उनको इजीली लोग खरीद पाएंगे, क्योंकि जो उनकी प्राइस है वो कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू द अर्लियर प्राइसेस। ठीक है, नाउ सेम थिंग फॉर ईयू। अब देख रहे हो, क्योंकि इंडिया की जो टैरिफ्स हैं, इंडिया के लिए जो टैरिफ्स थे वो ईयू ने कम किए हैं, तो सेम चीज़ इंडिया को भी करनी पड़ेगी। अगर इंडिया का मार्केट ईयू को एक्सेस करना है, जो 27 कंट्रीज़ हैं, अगर वो यहाँ पर कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज बेच रही हैं, तो उनके जो सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, उनके ऊपर भी जो टैक्स है उनको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बिफोर एफटी आप देखो कितना हेवी टैक्सेस इंडिया लगाता था ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज विच वर कमिंग फ्रॉम ईयू। सबसे इम्पॉर्टेंट है मोटर व्हीकल्स, जिसकी वजह से 2013 में ये जो नेगोशिएशंस हैं उनको कम्प्लीटली अबैंडन कर दिया गया था। तो अब ये जो 110% पहले टैरिफ था, इसको रिड्यूस करके ओनली 10% कर दिया जाएगा। एंड वाइन जिस पे 150% तक पहले टैरिफ्स लगाए जाते थे, अब उनको 20% एंड 30% एज पर द कैटेगरी यहाँ पर रिड्यूस कर दिया जाएगा इन इंडिया। ठीक है, नाउ स्पिरिट्स के लिए इट इज़ द सेम थिंग, 150% पहले टैरिफ्स थे, बाद में अभी इनको आफ्टर एफटीए, जब एफटीए साइन हो जाएगा तो इनको 40% तक रिड्यूस कर दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज बियर, लाइक दीज आर फॉर द बेवरेजेस, एल्कोहल एंड बेवरेजेस। तो यहाँ पर ये जो पहले हाई टैरिफ्स थे 100%, आप देख रहे हो 150% एक बहुत हाई टैरिफ है, एंड अगेन फॉर ऑटोमोबाइल्स। तो इनको रिड्यूस करके थोड़े कम तक ले जाया गया है, ताकि उनको ईजिली जो इंडियन कस्टमर्स हैं वो ईजिली एक्सेस कर पाएँ। लाइक देर आर अदर आइटम्स एज वेल, तो इनमें भी आप देख सकते हो, इनमें ऑलमोस्ट 0% तक यहाँ पर टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो एफटीए के बाद में, कि जब एफटीए साइन हो जाता है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऑलमोस्ट यही मतलब नहीं होता कि सब कुछ जीरो हो गया, कुछ चीज़ें रिड्यूस हुई हैं। दे वर ऑल बेस्ड ऑन द नेगोशिएशंस। ठीक है, जो भी नेगोशिएशंस हुई हैं उसके बेसिस पे यहाँ पर जो दोनों कंट्रीज हैं वो एक कंक्लूजन पे पहुंची हैं कि कितना कितना हमें कम करना है। अब ये एक स्मॉल चार्ट है, आप यहाँ से इजीली रिलेट कर सकते हो कि क्या चीज़ें हुई हैं। देखो, इंडिया का जो लेबर इंटेंसिव मार्केट है, लाइक मरीन सेक्टर है, ठीक है, उसके बाद में टेक्सटाइल सेक्टर है, उसके बाद में लेदर सेक्टर है, तो वहाँ पर जो एनुअल एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया में ये जो चीज़ें होती हैं इनको एक्सपोर्ट किया जाता है टू द अदर कंट्रीज, बट अब जो ये एनुअल एक्सपोर्ट है, इसमें 35 बिलियन तक बेनिफिट देखने को मिलेगा, एंड दिस इज द इमीडिएट बेनिफिट।
इसके बाद में जो होगा दैट विल बी अनदर थिंग, बट यहाँ पर जो इमीडिएट बेनिफिट है वो $35 बिलियन तक देखने को मिल मिल सकता है। नाउ ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये एक जस्ट प्रपोजल था, प्रपोजल इन द सेंस कि ये नेगोशिएशंस का कंक्लूजन था। बाकी जो फाइनल ट्रेड डील है उसको साइन कर दिया जाएगा इस ईयर में, एंड ऑफ दिस ईयर या फिर मिड ऑफ दिस ईयर, कुछ भी हो सकता है। एंड ये लीगल स्क्रबिंग जो है, लाइक लीगल जो एस्पेक्ट्स को देखने के लिए 4-5 मंथ्स तक लग जाएंगे, ठीक है। एंड जो डील वो कब इफेक्ट में आएगी, बाय नेक्स्ट ईयर 2027, ठीक है। तो अभी तो केवल प्रपोजल है, इट्स जस्ट लाइक अ प्रपोजल, इट्स जस्ट लाइक अ फ्रेमवर्क। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर आप ये जो न्यूज़ पोर्शन है इससे भी आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हो या फिर शॉर्ट में एनालाइज कर सकते हो कि क्या इस पूरी ट्रेड डील का कंक्लूजन रहा है, ठीक है। अब तक हम लोगों ने केवल एफटीए के बारे में पढ़ा है, इस ट्रेड डील में और भी चीज़ें हैं जो आपकी एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एफटीए में आप, आई थिंक आप लोग क्लियरली समझ चुके होंगे अब तक कि एफटीए है क्या, एंड इंडिया एंड ईयू में जो ये एफटीए अभी साइन हो जाएगा इस ईयर तक, उसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं, क्या की पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस पैक्ट वंस इट इज वेटेड एंड रेटिफाइड, अभी ये रेटिफाइड नहीं हुआ है, विल एलिमिनेट ड्यूटीज ऑन 99% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट्स। दिस इज अ वेरी क्रूशियल डेटा फॉर योर जीडी। तो जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं, जो यहाँ से एक्सपोर्ट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 99.5% जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो ड्यूटीज हैं वो उनको completely एलिमिनेट कर दिया जाएगा बाय ईयू। And these goods include textiles and gems, while reducing tariffs on 97% of the EU goods, ठीक है। जो यहाँ पर EU अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करता है उन पे 97% तक, जो 97% गुड्स हैं उनमें ऑलमोस्ट टेरिफ्स को रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको मेन सेक्टर तो पता ही है, ऑटोमोबाइल्स है, वाइन है, ठीक है। और भी चीज़ें जो थी वो इंडिया ईयू समिट में साइन की गई, ठीक है। और भी पैक्ट्स जो थे इंडिया यू समिट में साइन किए गए, एफटीए वाज वन ऑफ देम, ठीक है। एफटीए के बारे में हमने पढ़ लिया। द सेकेंड थिंग वाज दिस, आई थिंक यू कैन सी हेयर, अ सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, ठीक है। ये हम लोग सेकेंड अभी पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद अ मोबिलिटी फ्रेमवर्क एंड अ जॉइंट यूरोपियन यूनियन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक एजेंडा 2026-30, ठीक है। तो तीन चीज़ें हमें और अभी पढ़नी है जो इस इंडिया ईयू समिट का एक कंक्लूजन था। अब यहाँ पर एफटीए के बारे में आपको पता लग चुका है, बाकी लेट्स सी द अदर थिंग। नाउ द थर्ड हाईलाइट फ्रॉम इंडिया ईयू समिट वाज दिस, ठीक है। एंड दिस इज द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन। तो हम लोग टोटल 4 हाईलाइट्स को पढ़ने वाले हैं फॉर आर एसएसबी, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस इंडिया ईयू समिट। एंड ये जॉइंट जो स्टेटमेंट दी गई है बाय इंडिया एंड ईयू, वहाँ से आप इजीली इनको एक्सेस कर सकते हो एंड बाकी डिटेल्स भी पढ़ सकते हो। तो ये जो दोनों लीडर्स थे, दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक रोड मैप भी एक डिज़ाइन किया है फॉर अपकमिंग 5 years। तो यहाँ पर जो नेम है वो दिया गया है टुवर्ड्स 2030, जो गोल ईयर है, फाइनल ईयर जो लिया गया है वो 2030 को लिया गया है, इंडिया ईयू जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक एजेंडा। तो दोनों कंट्रीज ने मिलकर एक एजेंडा फ्रेम किया है जिसके अकॉर्डिंग वो लोग वर्क करेंगे इन अपकमिंग नेक्स्ट 5 years। एंड वहाँ पर जो मेन पिलर्स लिए गए हैं, जो की पिलर्स हैं, वो हैं prosperity एंड सस्टेनेबिलिटी। लाइक this agenda is based on these 5 key pillars, and the second one is technology and innovation, the third one is security and defense, the fourth one is connectivity, and fifth one is global challenges, ठीक है। तो इन चीज़ों पे मेनली फोकस किया जाएगा। एंड अब जो की पिलर्स हैं इनको काफ़ी इलाबोरेटिव वे में इस जॉइंट स्टेटमेंट में बताया गया है, लाइक यू कैन एक्सेस दैट जॉइंट स्टेटमेंट फ्रॉम द गूगल। तो वहाँ पर जाके आप इनको अगर थोड़ा और इलाबोरेट करके पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से अगर आपको इतना पता है कि टुवर्ड्स 2030 इंडिया ईयू जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक एजेंडा वाज वन ऑफ द की हाइलाइट्स ऑफ इंडिया ईयू समिट, तो दैट इज इनफ फॉर योर एसएसबी, क्योंकि इतना डीप में आई थिंक इंटरव्यू विल नॉट आस्क। बाकी फोर्थ थिंग जस्ट बेस्ड ऑन द मोबिलिटी, तो यहाँ पर अगेन इंडिया एंड ईयू ने एक डिफरेंट काम किया है, नॉट जस्ट डिफेंस एंड सिक्योरिटी। पहले डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे काम नहीं होता था या फिर बात नहीं होती थी व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड ईयू। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पीपल टू पीपल कनेक्शन, क्योंकि जब भी कोई एक स्ट्रैटेजिक रिलेशन होता है, फिर कोई भी एक टाई होता है, कोई भी एक रिलेशन होता है बिटवीन टू कंट्रीज और बिटवीन टू पार्टनर्स, तो वहाँ पर जो पीपल है,
पीपल टू पीपल टाई है, दैट बिकम्स अ वाइटल थिंग। क्योंकि जब बात आती है ईयू की, तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं, लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स, दे चूज यूरोपियन यूनियन कंट्रीज फॉर एजुकेशन। ठीक है, तो दे आर visiting the European countries for education, and there are skilled workers like in the ICT sector, and there are different sectors, healthcare sector, तो वहाँ पर जो हमारे इंडियंस हैं they are working there। तो ये जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, दे आर एनहांसिंग दिस रिलेशन, एंड दे आर द वाइटल कंपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन। तो उनको भी एड्रेस करने के लिए यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, विच इज इंडिया EU कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन ऑन मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज related to this migration of people from India to EU and EU to India। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, लाइक देर आर 4 डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, विच इज़ दैट मेगा ट्रेड डील। ठीक है, अब इसमें क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट था मैंने वो आपको बता दिया, बाकी पूरी जॉइंट स्टेटमेंट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप वो पढ़ सकते हो इफ़ यू वांट, एंड इतना पढ़ोगे तो दैट्स इनफ। Now, the final thing from this particular video is the lecturate tip. The final lecturate tip which you can use in your SSP. तो lecturates में हमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि हम लोग पॉइंट्स को फ्रेम नहीं कर पाते हैं, लाइक जो हमारी आर्टिकुलेशन की पावर है वो वहाँ पर ना जाने क्यों ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उस टाइम पे जो प्रेशर होता है उस टाइम पे हम लोग कुछ भी याद नहीं कर पाते हैं। तो फॉर दैट, like I have a solution, and this is a solution for all, like you can use it anywhere, not just lecture it, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। आप सबसे पहले थोड़े कॉमन पॉइंट्स को याद रखो, लाइक स्टैटिक पोर्शन जो है वो सबको याद होना चाहिए थोड़ा बहुत। एंड उसके बाद में जो करंट है, अभी जैसे हमने इंडिया इन यू के बारे में हमने पढ़ा, तो उस करंट पोर्शन को आप अपने लेक्चरेट में इजीली यूज़ कर सकते हो। बट आपको यूज़ करना किस तरह से आना चाहिए, थोड़ा लॉजिकली यूज़ करना है, एंड पॉइंट्स को किस पॉइंट को कहाँ पर रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हमने इंडिया EU ट्रेड डील के बारे में पढ़ा, तो इंडिया EU ट्रेड डील को आप लाइक अपने लेक्चरेट में इजीली एलोबरेट कर सकते हो। किस वे में कि इंडिया EU जो समिट था, एनुअल समिट, उसके क्या क्या आउटकम्स रहे। ठीक है, एंड हाउ दे आर इंडिया एंड EU आर वर्किंग टुगेदर। अगर आपके पास कोई लेक्चरेट आता है ऑन इंडिया EU रिलेशंस, तो इजीली जो ट्रेड वाला पोर्शन है वहाँ पर आप ये चीज़ डिस्कस कर सकते हो कि अभी जो रिसेंट हमारे पास ट्रेड प्रपोजल आया है उसमें क्या क्या की फ्रेमवर्क था। एंड जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर ये एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इस क्वेश्चन को आंसर करते ही आप इजीली जो EU का कोई भी लेक्चरेट है, आप इजीली उसमें कुछ पॉइंट्स तो बोल सकते हो जो स्टैटिक से रिलेटेड है। उसमें आपको ये करंट अफेयर्स भी इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं द फर्स्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी स्टेटमेंट सही है विद रिगार्ड टू दिस यूरोपियन यूनियन। तो सबसे पहले है द यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड व्हेन मास्ट्रिक्ट ट्रीटी केम इनटू इफेक्ट ऑन नवंबर 1 1993। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1993 नवंबर 1 को ही इसका फॉर्मेशन हुआ था, एंड इट वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड आफ्टर दिस मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। ठीक है, तो क्या आइडियोलॉजी थी? अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में क्या आइडियोलॉजी रही? जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं, आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में जो मेन राइवल्स थे, जो मेन कंट्रीज इन्वॉल्व थी, वो मोस्टली यूरोपियन यूनियन से बिलोंग करती हैं। ठीक है, मोस्टली कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की थी। अब बाद में जब ये वर्ल्ड वॉर 2 ओवर हो गया, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो गया, तो जितने भी वहाँ पर लीडर्स थे उन्होंने यही सोचा, एक फाइनल कंक्लूजन यही निकाला कि अगर हम लोग बिजनेस के थ्रू एक दूसरे की जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, उनको काउंटर कर पाएँ, तो हम एक मोर प्रॉस्पेरस या फिर एक पीसफुल टेरिटरी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने सेम चीज़ की। उन्होंने EU को एस्टैब्लिश किया, एंड EU का जो पर्पस था, वो पर्पस भी यही था कि बिजनेस को इन्वॉल्व करके एक दूसरे से लड़ाई से बचा जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंट्री है एंड आपकी जो नेबरिंग कंट्री है, आप उसके उसके साथ में बिजनेस करते हो, एंड द बिजनेस वॉल्यूम इज मच हायर। ठीक है, तो आप टोटली क्या है, डिपेंड हो। टोटली तो क्या, आप किसी तरह से आप डिपेंड हो, अपनी इकॉनमी जो है आपकी वो डिपेंडेंट है आपके नेबर पर। तो आप ये चीज़ नहीं चाहोगे कि आपकी लड़ाई हो जाए आपके नेबर के साथ में, क्योंकि इन द केस ऑफ दैट फाइट आपको सफ़र करना पड़ेगा इकोनॉमिकली। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों ने यही सेम चीज़ की कि बिजनेस में ये लोग इन्वॉल्व रहे, एंड एक दूसरे के साथ में जो बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, जो कंट्रीज हैं, उन्होंने करना स्टार्ट किया। फ्री ट्रेड मूवमेंट हुआ।
ठीक है, उसके बाद से ये लोग, इनमें जो लड़ाइयाँ थी, जो फाइट्स थी, वो कभी नहीं हुई, लाइक ऑलमोस्ट कभी नहीं हुई। तो दिस वाज द मेन आइडियोलॉजी। तो 1993 में मास्टर्स ट्रीटी के बाद में इसका फॉर्मेशन हुआ। नाउ द second thing is this: the EU maintains a single internal market to allow for free movement of goods, services, capital and people across its borders. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो ईयू था उसको बनाने का जो मेन पर्पस था वो यही था। इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल, या फिर हम कह सकते हैं सुपर नेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक दोनों एस्पेक्ट्स में वर्क करती है। ठीक है, जिसका जो फॉर्मेशन का जो पर्पस था वो यही था, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। एंड इसका जो मेन एम है वो यही है कि ये लोग सिंगल इंटरनल मार्केट को क्रिएट करेंगे। व्हाट डज दैट मीन? आपने स्टार्टिंग में मैप देखा था ईयू का, लाइक हेयर यू कैन सी। तो यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज हैं अंडर दिस सिंगल इंटरनल मार्केट, इसके थ्रू दे आर अ पार्ट ऑफ अ बिगर टेरिटरी। ये जितनी भी आपको येलो कलर टेरिटरी दिख रही है, ये अगर ये यूरोपियन यूनियन मेंबर्स हैं तो इनमें एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पर बॉर्डरलेस ट्रेड हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल में तो ये सारी डिफरेंट कंट्रीज हैं। अगर यहाँ से किसी गुड को, स्पेन से किसी गुड को फ्रांस में जाना है, तो यहाँ पर जो बॉर्डर है वहाँ पे चेक पॉइंट्स पे उनको रुकना पड़ेगा, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। बट जब दे आर द मेंबर्स ऑफ ईयू, तो दे आर फॉलोइंग अ सिंगल इंटरनल मार्केट सिस्टम। एंड यहाँ पर जो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज इस बॉर्डर से यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर जा रही है, तो उसको कोई भी ड्यूटीज, कोई भी टेरिफ्स फेस करने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये लोग एक सिंगल मार्केट का हिस्सा हैं। दे ऑल दीज कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ अ सिंगल टेरिटरी, जो एक प्रपोज टेरिटरी है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस ईयू। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। नाउ यहाँ पर लाइक क्लियरली लिखा हुआ है, here you can see, to allow the movement, free movement of goods, not just goods but services, capital and people across its borders. तो what does that mean? कि अगर कोई एक बंदा फ्रांस में वर्क कर रहा है तो he or she can live in स्पेन, एंड इन द सेम टाइम वो रिटायर हो सकते हैं किसमें, जर्मनी में। ठीक है, तो एक बॉर्डरलेस सिस्टम है टोटली। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस: the United Kingdom officially withdrew from EU on January 31, 2020 after 47 years of membership. So again, this is a very common and very important point for your lecturate. आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो यूनाइटेड किंगडम्स है, इट वाज अर्लियर द पार्ट ऑफ EU, बट 2020 में ही उन्होंने एग्जिट किया। एंड दिस एग्जिट इज फेमसली नोन एज ब्रिटेन का एग्जिट, विच इज ब्रेक्जिट। ठीक है, तो ब्रेक्जिट कब हुआ? 2020 में। एंड उसके बाद से जो टोटल मेंबर कंट्रीज हैं वो 27 हो गए। 28 से, पहले 28 कंट्रीज थी, अब वो 27 हो गई। एंड ये 2020 में हुआ। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी अपने आप सही हो जाता है कि एज ऑफ अर्ली 2026 द यूरोपियन यूनियन कंसिस्ट ऑफ 27 मेंबर स्टेट्स। आफ्टर द ब्रेक्जिट देयर आर जस्ट 27 मेंबर्स इन यूरोपियन यूनियन। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम ऑल दिस पर्टिकुलर वीडियो इज दैट कि हम लोगों को ईयू के साथ में अपना रिलेशन पता होना चाहिए, ट्रेड रिलेशन पता होना चाहिए। तो जस्ट हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें पढ़ा था कि यूएसए एज अ कंट्री इज आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, बट एज अ ब्लॉक, ब्लॉक मीन्स इसमें ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, तो एज अ ब्लॉक ईयू इज आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। दिस इज द डेटा फॉर 2024। कंट्रीज में यूएसए इज द टॉप मोस्ट बिजनेस पार्टनर, एंड ईयू इन जो ब्लॉक्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें ईयू हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। एंड जो ट्रेड वॉल्यूम है, लाइक सी द नंबर, यहाँ पे द टोटल बायलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ईयू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम है वो $158 बिलियन है। इट्स अ मैसिव अमाउंट। हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं ईयू को। ठीक है, अगैन वी आर इन द सरप्लस जस्ट लाइक यूएसए। यूएसए को भी हम काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट कम करते हैं। सिमिलरली इन द ईयू हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इम्पोर्ट कम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट से भी देख सकते हो, लाइक दिस इज द स्टेटमेंट फ्रॉम देयर साइट, ईयू साइट: द ईयू इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर
ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो ईयू है। अकाउंटिंग फॉर ट्रेड एंड गुड्स, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट गुड्स, तो हम लोगों ने लास्ट जो अभी डेटा पढ़ा था वो गुड्स एंड सर्विसेज बोथ के लिए पढ़ा था। तो यहाँ पर जो गुड्स में जो वॉल्यूम है इट इज 120 बिलियन यूरो इन 2024, ठीक है, एंड दैट अकाउंट्स फॉर 11.5% ऑफ इंडियाज टोटल ट्रेड एंड विच इज़ अ वेरी मैसिव अमाउंट, ठीक है। ऑन एंड ऑन द अदर हैंड इंडिया इज यूज नाइन्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ईयू जहाँ एक तरफ इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वहीं इंडिया जो है वो ईयू का नाइन्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, अकाउंटिंग फॉर 2.4% ऑफ ईयूज टोटल ट्रेड, ठीक है। तो यू कैन यूज दिस डेटा इन योर जीडी, इन योर लेक्चरेट, बिकॉज डेटा मेक्स थिंग्स मोर एक्यूरेट। एंड यहाँ पर आप जो जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप डेटा इंक्लूड करते हो तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर एंड लेक्चरेट तो इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हो जो करंट नॉलेज है एंड जो स्टैटिक नॉलेज है, बट आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए ऑन द स्पॉट। तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हो कुछ स्टैटिक नॉलेज, क्योंकि स्टैटिक सबको ही ध्यान नहीं रहती है, तो स्टैटिक आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए ताकि आप एटलीस्ट इनिशिएट कर लो अपना लेक्चरेट। एंड जैसे आप इनिशिएट करोगे धीरे धीरे आपको चीज़ें करंट से भी ध्यान आती रहेंगी एंड बीच में आप वो इंक्लूड कर सकते हो। Okay, so this is all for this video, and we will meet again in the next video, and that will be based on the recent approval of this amount of Rafale aircrafts. तो यहाँ पर 114 जो राफेल हैं उनको उनके प्रोक्योरमेंट के लिए अप्रूवल दे दिया गया है बाय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, लाइक AON इज अकॉर्डेड। ये दिस इज फॉर नेसेसिटी, लाइक अभी जो हमारी फोर्सेस हैं उनको इतने एयरक्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है, उनको नेसेसिटी है, उसके लिए ये यहाँ पे एक अप्रूवल दिया गया है। एंड अभी हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसके बाद आने वाली है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या टोटल डील है, किस तरह से प्रोक्योरमेंट होगी, पूरी चीज़ को हम लोग डिकोड करेंगे। तो बने रहिए एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। वी विल मीट अगैन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।